हेलो साथियों। आज हम लोग यहाँ पे साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स देखिए, फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हम लेके आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी अभी देखें तो यहाँ पे एसएससी की जो तैयारी कर रहा हो या एनडीए सीडीएस या यहाँ कहें कमांडेंट सीएपीएफ की बात करें या ये स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस या वगैरह, यहाँ स्टेट पीसीएस की बात किया जाए तो इन सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आने की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और उनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसी होती है उनकी स्पीड, और कैसे होती है उनकी वेवलेंथ वगैरह। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करें तो यहाँ एक हम बनाते एक प्रिज्म लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक प्रिज्म लेके, ये हमारा एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से हम एक सनलाइट यहाँ पे इस पे इससे इसका सनलाइट इससे गुजारते हैं। ठीक, यहाँ हमारी ये सनलाइट है और सनलाइट जब यहाँ प्रिज्म से गुजरे, प्रिज्म से टकराएगी तो यहाँ ये 7 रंगों में टूट जाती है। ऐसे ये देखिए 7 रंगों में टूटते चले जाएगी। यहाँ ऐसे ये हमारे 7 रंगों में टूट रही है। 1 2 3 ऐसे ले लें, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ, 6 और यहाँ पे एक और ले लेते हैं जिसको यहाँ 7 ऐसे ले लिए। यहाँ टोटल देखिए 7 रंगों में टूट जाती है। और जब भी कोई सनलाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में टूटती है। ये 7 रंगों में इसका टूट जाना ये सबसे पहले किसने बताया, तो ये सबसे पहले बताया न्यूटन महोदय ने। कभी कभी ये क्वेश्चन में आप दिमाग में रखिएगा कि जो यहाँ जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होके गुजरता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है। और इस 7 रंगों में बिखर जाना ये किसने बताया, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे न्यूटन महोदय ने यह चीजें बताएं कि हमारी जो प्रकाश है, सनलाइट है, ये 7 रंगों में टूट जाता है। वो 7 रंग कौन कौन से हैं, तो एक आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, विब ग्योर। विब ग्योर ऐसे हो जाएगा। ये हमारे 7 रंग हैं। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गए। ये देखो गया था। अब विब ग्योर, आर का मतलब हो जाएगा रेड, ऑरेंज। यहाँ पे देखिए ऑरेंज लिखते हैं, यहाँ ऑरेंज, यहाँ येलो लिखा जाए। इसके बाद जी से ग्रीन हो जाएगा और ग्रीन के बाद यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, ब्लू के बाद इंडिगो हो जाएगा, इंडिगो। और इसके बाद यहाँ पे वॉयलेट यह हो जाएगा, वॉयलेट कलर। ठीक है, रेड मतलब यहाँ पे लाल रंग से तात्पर्य है। हिंदी वाले मीडियम वाले हिंदी लिख लेंगे, लाल रंग है। ये नारंगी है और नारंगी के बाद ये पीला रंग हो जाएगा। पीला के बाद यहाँ पे हरा रंग होगा, हरा के बाद यहाँ ब्लू यानी आसमानी लिखेंगे, आसमानी। और फिर आसमानी के बाद यहाँ इंडिगो नीला हो जाएगा और नीला के बाद यहाँ पे लास्ट जो लिखेंगे बैगनी। यानी अगर हिंदी में इसका ट्रिक देखें तो ट्रिक यह बना सकते हैं इस रंगों का ट्रिक कि बैनी, बैनी आ बैनिया हपी नाला, हपी नाला। ठीक है, सबका एक एक वर्ड ले लिए। पहला बैनिया हपी नाला, बैनिया हपी नाला मतलब हो जाएगा बै से बैगनी, नी से नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला और लाल। तो ये हमारे हिंदी में ट्रिक बनाने के लिए ये है। और इंग्लिश में इसका ट्रिक हमारा था बिब ग्योर, बिब ग्योर ऐसे याद रखेंगे। इंग्लिश में ट्रिक हमारा यह है।
और हिंदी में इन 7 रंगों का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा, बिबिग्योर या बैनिया हपी नाला, ठीक है। यानी जो हमारी प्रकाश किसी प्रिज्म से होके गुजरती है, तो इसका इस सीक्वेंस से लिखने का मतलब क्या है, तो यह हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजर रही हो, तो प्रिज्म से गुजरेगी तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होगा वह किस में होगा, तो बैगनी रंग में होगा। और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि यहाँ लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यानी आप देखेंगे तो सबसे कम विचलन हमारा लाल रंग का हो रहा है, उसके बाद यहाँ नारंगी, इसके बाद इसी सीक्वेंस से चलेगा, इसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद आसमानी, नीला, बैगनी, इस तरह से इसका विचलन होता है। सबसे कम विचलन पूछेगा क्वेश्चन में तो क्या बताएंगे, रेड का। सबसे अधिक विचलन पूछ दिया तो किसका बताएंगे, बैगनी का। यह होता है इनके, और इसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, ये हमारे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही जान रहे थे कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ एक है जो सनलाइट से होकर गुजार रहे थे, और ये जो सनलाइट से होकर गुजार रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी खोजकर्ता न्यूटन नहीं है। सिर्फ न्यूटन ने ये बताया है कि यह 7 रंगों में टूट जाती है। इस 7 रंगों के टूट जाने का जो अध्ययन करके बताए वो कौन बताए, न्यूटन महोदय ने। अब इसके बाद भी कुछ बाद में वैज्ञानिकों ने अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सर्च किया, खोज किया, और वो कौन कौन से हैं, तो इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके जस्ट ऊपर माइक्रोवेव्स, और इससे भी ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे रेडियो वेव्स हो जाएगा, रेडियो वेव्स। यहाँ पे रेडियो वेव्स हिंदी मीडियम वाले यहाँ लिख लेंगे, इसे हम हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। हिंदी यहाँ रेडियो तरंगे जिसको बोलते हैं, रेडियो तरंगे। और ये हो जाएगा हमारा सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। और इसके बाद अगर देखेंगे इंफ्रारेड यानी औरक्त, औरक्त तरंगे, औरक्त तरंगे। इसको याद रखिएगा कि ये विजिबल लाइट के बाद भी ये 3 और यहाँ पे तरंगे खोजी गए, और इसके जस्ट नीचे एक और तरंग लिखते हैं, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज, ऐसे लिखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी जिसका नाम है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ठीक। इसके जस्ट बाद एक और किरण की खोज किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसको यक्स रेज बोला जाता है। और यक्स रेज यहाँ पे, यहाँ यक्स किरणें हैं, इसका उपयोग क्या है अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जैसे खोजा गया गामा रेज, और ये गामा रेज क्या है, तो ऐसे लिखेंगे गामा किरणें हैं। यह वाई नहीं है, यहाँ पे गामा इसको बोला जाता है। बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाई लिखा नहीं है, गामा लिखा है, यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर लेंगे ये गामा है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अलावा जो जो भी तरंगे होंगी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होंगी। सिर्फ हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये 7 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ठीक है। अब देखिए इनका वेवलेंथ क्या होता है, तो सबसे पहले अभी हम इसके बारे में चर्चा करें तो यहाँ देखेंगे। देखिए ये जो ये इंफ्रारेड वेव्स हैं, ये कहाँ, जिसको इसका एक नाम और हम लोग जानते हैं जिसको तापी रेडिएशन, तापी विकिरण कहते हैं। तापी विकिरण यानी ये ऊष्मा से पैदा होती है, ठीक है। तो इसे एक नाम से और जाना जाता है इंफ्रारेड वेव्स को, जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊष्मा से पैदा होती है, ऊष्मा से उत्सर्जित होती हैं, तो इसको इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं। और यहाँ आपको अल्ट्रा वायलेट रेड शायद सबको पता ही है
कि पराबैंगनी किरणें हैं जो हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और ये पता है कि ये हमारे ओजोन लेयर, जो हमारे वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के द्वारा ये अल्ट्रावायलेट किरणें अवशोषित कर ले जाती हैं, ऑब्जर्व कर ली जाती हैं, जिसकी वजह से हम त्वचा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बच जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन यह करते हैं, ये तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर ले। मान लेते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इस पे थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। पहला क्वेश्चन यह लिखा है, निम्न में से यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखे हैं, निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, निम्न में से कौन कौन एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग है, तरंगे हैं, तरंग है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे अल्फा किरणें, अल्फा किरणें, ऑप्शन बी दे दिया बीटा किरणें, ऑप्शन सी दे दिया गामा किरणें, ऐसे दे दिया गामा किरणें, और ऑप्शन डी दे दिया साउंड यानी ध्वनि। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, या यहाँ पे ऐसे इसको, ठीक है इसको रहने दें, साउंड दिया। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, या हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव ऐसे लिख दिया जाए, ये सही रहेगा ऑप्शन ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग में देखेंगे तो यहाँ कहीं अल्फा किरण की बात नहीं किया गया, अल्फा किरणें कहीं यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, न ही बीटा किरणें हैं, यहाँ पे एक अल्फा, यहाँ गामा किरणें जो हैं ये वैद्युत चुंबकीय तरंग में आती हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक दूसरे वे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, निम्न में से कौन सी, ऐसे लिख दिया जाए, निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, रेडियो एक्टिव तरंग, एक कौन रेडियो एक्टिव तरंग है, रेडियो एक्टिव तरंग है। तो रेडियो एक्टिव तरंग में आप देखेंगे तो अल्फा किरणें भी हैं, बीटा किरणें भी, गामा किरणें, यानी इसका आंसर जो होगा यहाँ लिखेंगे हम लोग ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अल्फा किरणें भी रेडियो एक्टिव तरंगे होंगी, बीटा किरणें भी होती हैं, गामा किरणें भी होती हैं, सब रेडियो एक्टिव तरंगे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी, यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो ऑल ऑफ एबव होगा, यानी निम्न में से कौन से रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, तो रेडियो एक्टिव तरंगे सभी हो जाएंगी, अल्फा बीटा गामा ये तीनों रेडियो एक्टिव तरंगे कहलाएंगी। अब एक क्वेश्चन मान लेते हैं इसी में और ऐसे पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सी यहाँ पे रेडियो एक्टिव तरंगे नहीं है। अब रेडियो एक्टिव तरंगे नहीं है ऐसे लिख दिया जाए, निम्न में से कौन कौन सी एक रेडियो एक्टिव तरंग नहीं है, रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव तरंग कह रहे हैं यहाँ पे, वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ऐसे लिख दिया जाए, वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तरंग नहीं है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, और देखिए ऑप्शन में लिख दिया जाए इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, और यहाँ ऑप्शन नंबर बी लिख दिया जाए साउंड, ऑप्शन नंबर सी लिख दिया जाए माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और ऑप्शन नंबर डी लिख दिया जाए विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंफ्रारेड यहाँ पे है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ साउंड का कहीं डिस्कशन नहीं किया गया, साउंड हो जाएगा। माइक्रोवेव भी यहाँ पे दिख रहा है और विजुअल लाइट भी दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। यानी जो साउंड है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं।
ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा कि कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन जैसे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्लियर करेंगे कि कौन सी हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। अब यहाँ क्वेश्चन यह उठता है कि हम रेडियो एक्टिव तरंगों का वेवलेंथ ज्ञात करें, तो वेवलेंथ क्या है। जैसे यहाँ लिख दिए हम वेवलेंथ, बार बार हम ये वर्ड का यूज करते हैं वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य लिखते हैं, तरंग दैर्ध्य है क्या। तो तरंग दैर्ध्य की बात करें, और सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को यही नहीं क्लियर होगा कि तरंग किसको कहते हैं और तरंग दैर्ध्य होता कैसे है। तो तरंग दैर्ध्य देखिए, जो अगर हम कहें कि किसी माध्यम में जो हलचल होती है, ऐसे तरंगे चलती हैं, तो यहाँ एक पिक पॉइंट से दूसरे पिक पॉइंट तक की जो हमारी दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यही हमारा वेवलेंथ है। तो यहाँ से इसका पिक पॉइंट से हम यहाँ तक ले लेते, ये भी हमारा क्या होगा, एक वेवलेंथ होगा। तो अब यहाँ पूछा क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि वेवलेंथ इस सभी रेडियो एक्टिव तरंगों, रेडियो एक्टिव तरंगे का ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे अधिक जो वेवलेंथ होगा वो किस में होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे अधिक अगर वेवलेंथ देखा जाए तो सबसे अधिक यानी मैक्सिमम वेवलेंथ की चर्चा किया जाएगा, तो यहाँ पे सबसे अधिक वेवलेंथ रेडियो वेव्स में होंगे। और सबसे कम की बात करेंगे तो ऐसे नीचे सीक्वेंस से आते जाएंगे, और मिनिमम अगर यहाँ पे वेवलेंथ की बात किया जाए तो मिनिमम वेवलेंथ कहाँ होगा, तो हम गामा किरणों में देखेंगे, गामा रेज में हमारी वेवलेंथ सबसे कम होंगी। यानी सबसे कम यहाँ लिखते हैं, और सबसे अधिक कहाँ लिखे हैं, सबसे अधिक हमारा यहाँ पे रेडियो वेव्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे अधिक रेडियो वेव्स में हो गया और सबसे कम हमारा किस में हो गया, गामा किरणों में हो गया। यानी ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा। ठीक, यानी अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वेवलेंथ किस में है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम यहाँ क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस में सबसे अधिक, निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, कौन सी रेडियोएक्टिव तरंगों में तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। और ऑप्शन में देखिए इतना सिंपल तो नहीं देगा कि सबसे अधिक यहाँ रेडियो वेव्स में दे दिया, ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन लिख देगा और ऑप्शन में यहाँ लिख दिया सबसे। अब यहाँ पे पूछा जाए इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, और यहाँ पे दूसरा लिख दिया विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, और फिर तीसरा यहाँ ऑप्शन लिख दे यहाँ पे यक्स रेज, और चौथा ऑप्शन लिख दे यहाँ पे माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। तो आप यहाँ पे इस कंडीशन में आंसर क्या बताएंगे, तो इसका आंसर आप गलत नहीं बताएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस आप जानिएगा। इसको लिखने का सीक्वेंस हमारा ऐसे होना चाहिए। देखिए सबसे अधिक वेवलेंथ किस में होगी, तो हम बताएंगे रेडियो वेव्स में। उससे कम किस में होगी, तो यहाँ माइक्रो, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजिबल लाइट, उससे कम अल्ट्रावायलेट, सब यहाँ पे उससे कम एक्स रेड में सबसे कम होगा जो गामा रेज में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य देखेंगे तो यह सीक्वेंस इसके जस्ट ऊपर आता है माइक्रोवेव। तो यहाँ तो यक्स रे सबसे नीचे नहीं होगा, विजिबल लाइट उसके नीचे, उससे ऊपर है, और उससे ऊपर भी हमारा इंफ्रारेड है। ये सभी आंसर नहीं होंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव हो जाएगा। यानी सबसे अधिक वेवलेंथ इन चारों में क्या होगी, माइक्रोवेव होगी। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है
कि वेवलेंथ किसका सबसे अधिक होगा और सबसे किसका कम होगा, तो आप ऐसे सीक्वेंस से क्वेश्चन को बता सकते हैं। कभी कभी इन रंगों का भी पूछ लेता है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। लेकिन अब वेवलेंथ की अगर चर्चा की है तो वेवलेंथ देखिए सबसे अधिक होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि अगर वेवलेंथ सबसे अधिक होगा तो स्पीड भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी, और वेवलेंथ सबसे कम होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पीड की बात करें तो स्पीड ऐसे चलेगा, स्पीड इसी सीक्वेंस में चलेगा, यानी सबसे अधिक स्पीड जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, और सबसे कम स्पीड कहाँ होगा, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। अभी स्पीड की बात की है तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन भी फॉलो करना होगा, और वो कंडीशन क्या है। देखिए स्पीड अगर बात करें तो सिर्फ कुछ मीडियम में, यानी कुछ मटेरियल, यहाँ पे अगर देखें तो मीडियम में ही स्पीड कम अधिक होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम चर्चा करें निर्वात का या वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में स्पीड क्या होगी, यह आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे, इससे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप यहाँ नोट करेंगे कि निर्वात में, यहाँ लिखिएगा, निर्वात में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक समान गति से, एक समान गति से, समान गति से विचरण करती हैं, समान गति से विचरण या चलती, समान गति से चलती हैं, ऐसे लिख लीजिए। और उनकी गति, और उनकी गति प्रकाश की गति के समान होती है, और उनकी गति प्रकाश की गति के समान होती है, गति के समान होती है। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें, समान होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह लगभग एक प्रकाश की गति होती है, या हम और इजी कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारी प्रकाश की स्पीड है वह 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से प्रकाश चल सकती है। कहाँ पे, निर्वात में। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की गति इतनी तेज है, और ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में, यानी पूरे ब्रह्मांड में अगर हम स्पीड की बात करें तो ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड किसकी है, तो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड हमारी इसी की होगी, प्रकाश की होगी। इससे ज़्यादा तेज कुछ भी नहीं चल सकता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु नहीं चल सकती है जितनी तेज से प्रकाश की गति चलती है। अब सोचिए कि 1 सेकेंड हुआ नहीं, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर यहाँ पे सफर कर गया, और 2 सेकेंड जो हुआ तो 6 लाख, यहाँ पे 3 सेकेंड हुआ तो 9 लाख किलोमीटर दूर प्रकाश चला जाएगा। यानी इसकी स्पीड की तुलना में अगर किसी और, जैसे हम यह लिखवाने का हमारा उद्देश्य यह है कि कभी कभी पूछ देता है कि हमारे क्वेश्चन में कि यहाँ पे निम्न में से किसकी स्पीड सबसे अधिक है, तो एक सिंपल से चीजें हैं, इसमें लिख दिया सुपरसोनिक, यहाँ पे मिसाइल, फला ढिकाना, जितनी भी चीजें हैं, आप ये जानिएगा कि सबसे तेज स्पीड किसकी होगी। तो यह आप दिमाग में रखिएगा, सबसे तेज स्पीड किसी की होगी तो वह प्रकाश की स्पीड होगी, प्रकाश की गति होगी। इससे तेज गति से आज तक कोई यहाँ पे वस्तु इसमें विचरण या चल नहीं सकती है। ठीक है, तो वो निर्वात की गति है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि निर्वात है क्या। बहुत से बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में होंगे कि निर्वात आखिर में किसको कहते हैं। तो देखो बच्चे, बहुत सिंपल सी चीज है कि निर्वात, मान लो हम और आप बात कर रहे हैं तो बीच में कुछ मीडियम है, यानी हवा है, और हवा है तो ये निर्वात नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ना कोई एक मीडियम हो गया, हवा हो गया, एयर हमारा क्या है, वो निर्वात में नहीं कर सकते हैं। निर्वात वह स्थिति होती है जहाँ पे न तो हवा हो, न लिक्विड हो, न सॉलिड हो, यानी कोई उसमें मीडियम न हो, बिल्कुल एकदम से यहाँ पे कुछ भी उसमें न हो, तो वह निर्वात की स्थिति होगी। अब निर्वात की स्थिति कैसे है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक निर्वात की स्थिति पैदा
करते हैं, ये हमारे पास एक यहाँ बर्तन रखा हुआ, इसमें हम लोग पारा भर दिए और पारा भर दिए, फिर यहाँ पे एक और बर्तन लेते हैं, इसमें भी पारा भरे हैं और इस पारे को धीरे धीरे ऐसे है बर्तन, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट करें तो एक ऐसा कंडीशन बनेगा कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ न तो एयर होगा, न ही यहाँ लिक्विड होगा, न पानी होगा, पारा सब ऐसे निकल गया। तो ये जो स्थिति होगी वो क्या होगी, निर्वात की स्थिति होगी, जहाँ पे न तो हवा हो न पानी, न वहाँ पे कोई ठोस हो। ठीक है, तो उसी को निर्वात बोलते हैं। और निर्वात में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है, एक समान गति से चल सकती है और उस निर्वात में इनकी गति क्या होगी, प्रकाश की गति के समान होगी। और प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुणे 10 पे 8 घात मीटर पर सेकेंड, यह हम ले लेते हैं प्रकाश की गति के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, देखिए इनकी स्पीड किसमें सबसे तेज होती है और किसमें सबसे कम होती है। यहाँ पे आप सीक्वेंस यह लिख सकते हैं, वैक्यूम जो होगा यानी जो निर्वात होगा इसमें स्पीड क्या होगी, सबसे तेज होगी, यानी सबसे अधिक सबसे तेज यहाँ पे गति कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। इससे कम क्या हाँ होगी, एयर में। इससे कम कहाँ होगी, तो यहाँ पे लिक्विड में होगी। और सबसे कम अगर स्पीड देखेंगे तो यहाँ पे सॉलिड में होती है, यानी एयर यानी हवा में, और इसके बाद यहाँ पे लिक्विड द्रव में, और यहाँ ठोस में। तो यहाँ एक सीक्वेंस से क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, तो सबसे अधिक स्पीड हमारा निर्वात में होगा। और सबसे कम स्पीड पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, यहाँ पे सॉलिड में होगा। इससे कम स्पीड, सबसे कम स्पीड यही होगा। अब यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में यह दे देता है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक स्पीड होगी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और ऑप्शन में दे देगा एयर, लिक्विड, सॉलिड, और इनमें से कोई नहीं। तो हम बताएंगे क्या इसमें सबसे अधिक स्पीड किसमें होगी। अगर ये 3 ऑप्शन दिया है तो सबसे अधिक एयर में होगी, उससे सबसे कम पूछेगा तो सॉलिड में होगी। अगर ये चारों ऑप्शन दिया तो सबसे अधिक निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि जो हमारे यहाँ कहते हैं जो इंफ्रारेड वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखें तो इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेव्स कैसे उत्सर्जित होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि उष्मा से उत्सर्जित होती हैं। यानी प्रत्येक उस वस्तु जो उष्मा उत्पन्न करती है वह सभी वस्तुएं इंफ्रारेड वेव भी उत्पन्न करती हैं। यह आप लिख सकते हैं। इंफ्रारेड वेव को हम थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं, एक दूसरे नाम से जाने तो थर्मल रेडिएशन। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि थर्मल रेडिएशन यानी इंफ्रारेड वेव का दूसरा नाम क्या है, तो हम कहेंगे थर्मल रेडिएशन यानी तापीय विकिरण। तापीय विकिरण एक दूसरा नाम है किसका, औरक तरंगों का। यानी प्रत्येक वह वस्तु जो ऊष्मा उत्पन्न करती है वह औरक तरंगे भी उत्पन्न करती हैं, और औरक तरंगों को हम लोग थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। और थर्मल रेडिएशन जैसे हम लोग किसी का थर्मल स्कैनिंग करना हो, यहाँ पे ये टेम्परेचर इसको निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो एक ही हमारा रेज है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज देखेंगे तो जो हमारे ये वायुमंडल में ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। अगर ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो ये पृथ्वी पे आती है ह्यूमन यानी मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक किरणें होती हैं। ये मनुष्य की त्वचा को बहुत ही नुकसानदायक नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हम अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों की बात करें, यूवी रेज की बात करें, तो यूवी रेज भी देखिए यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं। एक यूवी ए, यूवी बी, और एक यूवी सी लिखते हैं। ये 3 प्रकार के यूवी रेज होती हैं। और ये तीनों प्रकार के यूवी रेज में देखिए यहाँ पे सी, बी
और यहाँ लिखे हैं ये, यानी 3 प्रकार के यूवी रेज होंगे। और सबसे अधिक देखिए यहाँ पे खतरनाक कौन होंगी, तो सबसे अधिक मोस्ट हार्मफुली हार्मफुल कौन है, तो यहाँ पे बता सकते हैं यूवी सी किरणें होती हैं जो हमारे लिए सबसे खतरनाक होती है। लेकिन ये कम्प्लीटली यानी पूरा का पूरा ओजोन लेयर के द्वारा कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड बाय ओजोन लेयर, यानी यह पूरा का पूरा ओजोन लेयर के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। लेकिन अब इससे कम खतरनाक, लेकिन इससे थोड़ा सा कम खतरनाक हम देखें तो यूवी बी जो रेज है वो होती हैं, ये कुछ यह अवशोषित कर ले जाती है लेकिन कुछ मात्रा में ये हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे आती हैं, जिससे इससे स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं। स्किन कैंसर इसी के थ्रू होते हैं, यूवी बी के तहत होते हैं, ठीक है। ये कुछ मात्रा में अवशोषित कर ले जाती है ओजोन लेयर से, लेकिन कुछ मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो वह क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। कौन, यूवी बी रेज। अब देखिए जो तीसरा है ये सबसे कम खतरनाक होती है, ठीक है, लेकिन यह किरणें हमारी पृथ्वी पे आ जाती हैं और सबसे अधिक मात्रा में हमारे पास यही पहुंचती हैं। देखिए ये तो कम्प्लीटली पूरा ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित कर ले जाती हैं यूवी सी जो रेज हैं, लेकिन इस कुछ मात्रा आ जाती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा हमारे पास हमारे पृथ्वी पे किसका आता है, तो यूवी ए का आता है, जो हमें त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार है। यानी त्वचा कैंसर अगर देखें तो यहाँ से बहुत कम आती है किरणें, यहाँ त्वचा कैंसर के लिए सबसे जिम्मेदार किरण कौन है, तो यूवी ए किरणें होती हैं। यानी यूवी रेज को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी सी पूरा कंप्लीटली ओजोन लेयर द्वारा यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। यूवी बी कुछ मात्रा में आती है जो यहाँ पे, और यहाँ सबसे कम मात्रा में जो आती हैं, यानी सबसे अधिक मात्रा में जो आती हैं यूवी ए किरणें आती हैं, जो त्वचा कैंसर के लिए सबसे जिम्मेदार किरणें होती हैं, यानी सबसे खतरनाक किरणों में से एक किरणें हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आप एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तो ये जो इसे लिखा हुआ है कि विजुअल लाइट हम 7 रंगों में तोड़े हैं। और अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कशन कर रहे थे वेवलेंथ के बारे में, यानी वेवलेंथ जिसका जितना अधिक होगा उसकी स्पीड ही उतनी तेज होगी, और वेवलेंथ जिसका जितना ही कम होगा इसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ देखिएगा, अभी आपको बहुत अच्छे से इसको हम समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए एक आप कल्पना करिए, मान लीजिए वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो अगर यह हमारा एक रेडियो वेव है, ठीक है, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा सा वेवलेंथ है। और यहीं पे अगर हम बात करें तो ये गामा रेज है, ठीक है, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो आप ये बताएं कि अगर जिसका वेवलेंथ, यानी इसका वेवलेंथ, यह देखिए ये मॉलिक्यूल से, यानी जो ये हमारे डस्ट हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं, कण हैं, इनसे यह कम टकराएगी। यहाँ वेवलेंथ अधिक होगा तो यहाँ देखिए सबसे कम टकराएगी, तो कम टकराएगी तो यह विचलित बहुत कम होगी, और इसका विचलन बहुत कम होगा तो स्पीड क्या होगा, सबसे तेज होगी। लेकिन यहाँ देखिए गामा किरणें, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, और सबसे कम है तो सबसे ज्यादा अणु से, मॉलिक्यूल से टकराएगी कौन, गामा किरणें टकराएंगी, जिसकी वजह से इसका विचलन, जो बिखराव है, वो सबसे अधिक होगा, और सबसे अधिक बिखराव होगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जिसका वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ अधिक है, तरंग दैर्ध्य अधिक होगा,
तो स्पीड ऑटोमेटिक तेज होते जाएगी, क्योंकि वह कम अणुओं से टकराएगी, मॉलिक्यूल से कम टकराएगी, उसका विचलन कम होगा, इसलिए सीधा वह निकल जाती है तेजी से। लेकिन यहाँ पे जिसका वेवलेंथ जितना ही कम होगा उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी, कम होती चले जाएगी। यानी वेवलेंथ कम होने से स्पीड कम होगी, वेवलेंथ अधिक होने से स्पीड क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ पे एक चर्चा करें हम फ्रीक्वेंसी की, तो देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत से बच्चों में एक कन्फ्यूजन होता है कि फ्रीक्वेंसी यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति है क्या? तो यहाँ जैसे हम कहते हैं कि जैसे वेव है, अगर वेव चल रही है और पर सेकंड में इसका जितना कंपन करता है, पर सेकंड यानी एक सेकंड में यह कितनी बार कंपन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेकंड में एक वेवलेंथ, यह एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो यहाँ कितनी बार कंपन किया, यहाँ से उठा यहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया, तो 7-8 बार कंपन कर लिया, तो 8 बार कंपन किया, तो यहाँ पे इसी की एक सेकंड में 8 बार कंपन किया, यही क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लेकिन वही जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वहाँ देखिए इसका ज्यादा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बार यहाँ से उठा और फिर यहाँ आने में एक सेकंड में सिर्फ 1 ही 2 बार कंपन कर पा रहा है, तो यहाँ 1-2 बार कंपन कर रहा, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा है कि अगर वेवलेंथ जिसका जितना अधिक होगा, फ्रीक्वेंसी उतना ही क्या होगी, उसकी कम होगी, यानी मिनिमम होगी। ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो मिनिमम एनर्जी भी यहाँ पे उत्पन्न होगी, यहाँ मिनिमम एनर्जी भी उत्पन्न करेगी। ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ही कम होगा, ऊर्जा भी उतना ही कम उत्सर्जित करेगी। लेकिन जिसका फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा, और अधिक कैसे होगा फ्रीक्वेंसी, तो आप बताएंगे फ्रीक्वेंसी तब अधिक होगा जिसका वेवलेंथ जितना ही कम होगा। वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, और फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो इसका एनर्जी भी बहुत ही अधिक एनर्जी उत्सर्जित करेगी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे फार्मूला बनाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे देखिए स्पीड को v से इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी f हो गया, और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से इंडिकेट करें, तो u यहाँ पे v अपॉन लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं f। अब यहाँ पे देखिए ये लैम्डा, इसको हम लोग देखिए लैम्डा से लैम्डा बोलते हैं, इसे लैम्डा यह होता है। ठीक है, तो इस सिंबल को लैम्डा समझिएगा, ये वेवलेंथ को इंडिकेट करने का एक सिंबल है। वेवलेंथ जिसका जितना ही अधिक होगा, देखिए यहाँ पे एक इन्वर्सली प्रोपोर्शन बन रहा है, यानी यहाँ पे जितना इसकी वैल्यू अधिक होगी उतना ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यानी देखिए एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ अधिक है तो फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी अधिक है। यानी ये एक दूसरे की, ये क्या कर रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, कि जितनी वेवलेंथ कम होगी स्पीड उतनी अधिक होगी, जितनी वेवलेंथ अधिक होगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उतनी क्या होगी, यहाँ कम होगी। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि यह जो एनर्जी उत्पन्न करती हैं, यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन उत्पन्न कर रही है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा गामा किरणों का होता है, उससे ऊपर ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हम लोग एक इंडिकेशन यह कर लेते हैं, ये जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल इसका बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी, दोनों चीज़ें बढ़ते जाएगी, एनर्जी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, कम होते रहेगा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बिंदु है, जिससे आप समझ लेंगे
कि जो हमारे तरंग दैर्ध्य सबसे, देखिए ये आप पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। तरंग दैर्ध्य जिसका जितना ही अधिक होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, और तरंग दैर्ध्य स्पीड उतनी अधिक होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य जिसका जितना कम होगा वहाँ पे देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी और स्पीड भी क्या होगी, यहाँ पे स्लो हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि इन माइक्रोवेव माइक्रो जो हमारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो वेव्स हैं इनका यूज कहाँ कहाँ करेंगे और यूज कैसे करेंगे, किन जगहों पे इसका यूज होता है और इनका रेंज क्या है। जैसे अभी हम बात करें तो जो हमारे ये 7 जो रंग हैं, लाल से लेके यानी जो विचलन होता है लाल रंग का सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे अधिक होता है, तो इनका रेंज क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि रेंज ऑफ विजिबल लाइट इसका बताइए, इसकी टोटल रेंज क्या है, रेंज ऑफ वेवलेंथ यानी वेवलेंथ किसका सबसे अधिक कितनी कितनी मात्रा में होंगी। तो अगर थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करें तो रेंज की बात करें, वेवलेंथ का रेंज क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 39 एमस्ट्रॉन्ग से लेके, और यहाँ पे इसका सबसे अधिक होगा 78 एमस्ट्रॉन्ग तक। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ए पे जीरो को क्या बोलते हैं, ए पे जीरो को हम एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। एमस्ट्रॉन्ग मतलब एक एमस्ट्रॉन्ग का बराबर होता है 10 पे 10 मीटर, ठीक है। और 10 पे 10 मीटर हम लोग एक एमस्ट्रॉन्ग के बराबर यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए तो इसकी जो रेंज होती है, यानी रेंज का मतलब ये आप समझिएगा, जैसे हम कह दें कि हमारे पास एक मोबाइल है जिसका रेंज है 16,000 से 19,000 तक, यानी हम यह बता सकते हैं कि मोबाइल का जो रेंज होगा वह मिनिमम 16,000 रुपये तक होगा और मैक्सिमम उसका रेंज कहाँ तक होगा, 19, यानी जो इसका रेंज है इन्हीं दोनों के बीच का होगा। इससे न तो कम हो सकता है न ही इससे अधिक हो सकता है। वही चीज यहाँ पे है कि जो यहाँ पे रेंज हम लेके चल रहे हैं, वेवलेंथ का रेंज लेके चल रहे हैं, वह रेंज हमारा क्या होगा, ये 3900 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 38 और 100 एमस्ट्रॉन्ग तक होता है इसका रेंज। और एक एमस्ट्रॉन्ग बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं 10 पे -10 है, ये ध्यान दीजिएगा -10 मीटर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 10 पे 10 लिख दे मेले, यहाँ मीटर हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये लेकर चलिएगा 10 पे -10 मीटर होता है, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसे भी इंडिकेट करते हैं नैनोमीटर से, और नैनोमीटर का पता है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 पे -9 मीटर होता है। अगर हम नैनोमीटर में इस एमस्ट्रॉन्ग को इंडिकेट करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 390 नैनोमीटर से लेके यहाँ पे 780 नैनोमीटर तक। और 1 नैनोमीटर के बराबर भी हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें अभी आप लोग क्लियर करिए। ये जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से हैं, कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, तो ये सीक्वेंस से आप इसको आप नोट करते रहेंगे और दिमाग में यही रखेंगे कि सबसे सीक्वेंस हमारा यहाँ स्पीड सबसे, देखिए सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वेवलेंथ जिसका सबसे अधिक होगा स्पीड उसकी अधिक होगी और उसका आवृत्ति करने की यानी आवृत्ति क्या होगी यहाँ पे कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा स्पीड भी कम होगी, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति सबसे अधिक हो जाएगी और यहाँ आवृत्ति कम होगी। और आवृत्ति जिसका सबसे अधिक होता है वहाँ पे एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा मुक्त करेगी। अब यहाँ देखिए अगर आपको और अच्छे से क्लियर करना है तो आप ये बताएं कि अगर जिसका वेवलेंथ अधिक था तो वो अणुओं से कम टकराई, और कम टकराए तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा कि इसका बिखराव जो होता है वो बहुत कम होगा। बिखराव कम होगा तो एनर्जी कम उत्पन्न करेगी, और यहाँ पे देखिए बिखराव ज्यादा होगा, कई
यहाँ तुरंत तुरंत कई अणु से टकरा रही है तो अधिक इसमें विचलन होगा, और अधिक विचलन होगा तो यहाँ पे एनर्जी भी क्या होगी, अधिक उत्पन्न करेगी। तो यहाँ सीक्वेंस से आप अगर यहाँ पे देखें तो हम कई क्वेश्चन को क्रिएट बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस आपको रहना दिमाग में होना चाहिए कि सबसे ऊपर किसको लिखेंगे, रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड यानी औरक तरंगे, फिर विजिबल लाइट हो जाएगा, फिर हमारा अल्ट्रावायलेट यूवी रेज हो जाएंगे, एक्स रेज और गामा रेज, ये सारी किरणों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए इसका यूज हमें जानना है, इसके आविष्कारक कौन है, तो सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि इन सब के आविष्कारक कौन कौन है और आविष्कारक के नाम क्या क्या है, इनका यूज कहाँ करते हैं, तो इन सब के बारे में अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का समझ में आया होगा, किसका वेवलेंथ कहाँ किसका अधिक है कम है, तो जिस स्पीड वेवलेंथ कम होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है घटती है क्या होगी, ये सब आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फिर आगे हम लोग इसी वे में चलेंगे और इनके नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे इनकी खोजकर्ता कौन है और उनका इसका प्रयोग कहाँ कहाँ, यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद सबको।